का संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जिसमें बुलंद होती है आपकी यानी हर कंज्यूमर की आवाज, जहां हम करते हैं आपके हक की हिफाजत। पहरेदार में आज देश का नामी बिल्डर पार्श्वनाथ हड़प रहा है दर्जनों कंज्यूमर की मेहनत की कमाई। पूरा पेमेंट लेने के बावजूद नहीं कर रहा। प्लॉट की डिलीवरी 2 साल से ज्यादा देरी के बावजूद कंज्यूमर को नहीं मिल रहा कंपनी से कोई भी जवाब। और दूसरा मामला है इंदौर के निसान डीलर ने नई के नाम पर कैसे कंज्यूमर को बेच दी सेकंड हैंड यूज्ड कार। शिकायत करने के बावजूद डीलर और निसान दोनों की चुप्पी बरकरार, कंज्यूमर को अनसुना करते जा रहे हैं लगातार। पार्श्वनाथ डेवलपर की देश के नामी बिल्डरों में गिनती होती है, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। कंपनी के पास लाखों स्क्वायर फीट का लैंड बैंक है, देश भर में कई प्रोजेक्ट बना चुका है और फिलहाल करीब 50 प्रोजेक्ट हैं जिस पर इनका काम चल रहा है। कमर्शियल प्रोजेक्ट के अलावा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी की अच्छी खासी मौजूदगी है। 1990 में ये कंपनी बनी थी, 2007 में स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग हुई। जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी को 12.5 करोड़ का मुनाफा हुआ और कंपनी की आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये सब डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन हर तिमाही अपनी आय का ब्यौरा देने वाली ये कंपनी क्या अपने अधर में लटके प्रोजेक्ट और उसमें फंसे अपने कंज्यूमर का भी ब्यौरा देती है, या ये कहें कि क्या उनकी सुध लेती है? सालों से उनके प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, उसमें कई हजार कंज्यूमर फंसे हुए हैं, लेकिन पार्श्वनाथ डेवलपर को किसी की फिक्र नहीं है। पहरेदार को लगातार शिकायतें मिल रही हैं और कंपनी से एक ही शिकायत जो बार बार सामने आ रही है कि उनके पैसे फंसे हुए हैं, जो डिलीवरी डेट थी वो निकल चुकी है। पार्श्वनाथ के पास कोई जवाब नहीं है और शायद पार्श्वनाथ डेवलपर को दिलचस्पी ही नहीं है कि वो जवाब दे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 बुजुर्ग कंज्यूमर और इनकी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा, अपने पेंशन का पैसा पार्श्वनाथ में भरोसा करके लगाया, लेकिन अब इनकी कहानी अटकी हुई है। बता रहे हैं सबसे पहले राजेश चंद्र गोयल मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ हैं और शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद ये इस तरह से अपने घर का सपने का इंतजार करते रहेंगे। सोनेपत में इन्होंने एक पार्श्वनाथ के प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक किया था, लेकिन इंतजार जारी है। गोयल जी नमस्ते, स्वागत है। आप मुंबई में एक लंबा सफर तय करके हमारे स्टूडियो में पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद। आप अभी तक कितने पैसे दे चुके हैं और ये पार्श्वनाथ का इंतजार आपके लिए कितना लंबा खिंच गया है? मैम अभी तक जो है मैं लगभग 30 लाख रुपए दे चुका हूं इनको। हाँ जी। और 2005 में इन्होंने पैसा लेना शुरू किया था। दी पेमेंट शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय 2006 अराउंड और मे बी समवेयर इन 2007 जी। एंड डिलीवरी शुड हैव बीन गिवन टू मी इन 2007। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया जी, 2006 के बाद 4 साल तक जो है इन्होंने पेमेंट मंगाई नहीं मेरे से। 2009 के एंड में जाके इन्होंने जो है ना 4 साल का गैप बीच में देने के बाद आधा पैसा पहले ले लिया जी। उसके बाद जो है ना जी इन्होंने 4 साल का गैप दे दिया जी। उसके बाद 2010 में इन्होंने अपनी पेमेंट्स जो है पूरी कर ली। बिल्कुल। सारी पेमेंट्स जो है मैंने टाइम के ऊपर की। इन्होंने जो है एक 1 साइडेड एग्रीमेंट मेरे को इस दौरान में दिया जो कि मुझे इस लायक नहीं लगा कि मैं उसके ऊपर साइन करूं। उसके अंदर इन्होंने लिखा था कि अगर आपकी तरफ से कोई भी पेमेंट में डिले होगी तो हम 24% इंटरेस्ट लेंगे, जो कि इन्होंने मेरे को ट्रिक करके एक पेमेंट मेरी डिले करवाई और उसमें जो है ना इन्होंने 57,000 रुपीज जोड़ा हुआ है। और क्या ये कहीं पर लिखा था उसी कॉन्ट्रैक्ट में गोयल जी की वो जिस तरह की देरी कर रहे हैं? आपने 2010 में पेमेंट पूरी कर दी, अब हम 2015 को दस्तक दे रहे हैं। इस तरह का डिले जब वो करेगा तो वो आपको कितने पैसे देगा? वो क्या बकाया आपको देगा? किस बात का, किसी बात का मुआवजा देगा? कोई मेंशन नहीं है जी। और अभी जी कोई मेंशन नहीं है। आपको ये प्लॉट किस साल में मिलना था? किस साल में मिलना था गोयल जी? ये जी इन्होंने जो है ना जी कोई उसके अंदर मेंशन नहीं किया हुआ, बिल्कुल ओपन एंडेड है जी। वो ये मेरे को 2050 तक भी दे दें तो भी इनका जायज है। बिल्कुल। डिलीवरी की कोई डेट मेंशन ही नहीं की। डेट ही मेंशन नहीं की। आपसे कितना पेनल्टी वसूलना ये मेंशन जरूर कर दिया। हाँ जी। और एक जो है ना इन्होंने जो है ना अलॉटमेंट किया है जो कोई डिमार्केशन नहीं है। दे जस्ट अलॉटेड मी ए नंबर। वहां हम जाते हैं तो वहां लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स इफ दे आर टू बी बिलीव्ड वो कहते हैं कि इन्होंने एक प्लॉट के मल्टीपल अलॉटमेंट्स भी किए हुए हैं।
जी, तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है प्लॉट का, और पार्श्वनाथ से भी गोयल जी को कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं इंदौर से हमारे दूसरे परेशान कंज्यूमर राजेश चंद्र गोयल जी के बाद अब इंदौर के आर.के. जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये भी पार्श्वनाथ की मनमानी का ही शिकार हुए हैं। जैन साहब ने इंदौर में आ रही पार्श्वनाथ की टाउनशिप में 2008 में प्लॉट बुक किया था, जो कि इन्हें 2 साल के अंदर इसकी डिलीवरी मिलनी थी। 2012 में जैन साहब रिटायरमेंट के बाद इसमें अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन इनके सपना भी चकनाचूर हो गए। जैन साहब नमस्ते, बात करने के लिए शुक्रिया। आप कितने परेशान हैं, किस मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं? आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है इसमें? हेलो जी जैन साहब, मुझे बताइए आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं? पैसे दे चुके हैं आप, और 2010 से लेकर अभी तक आपका 2007 में 8-10-2007 में मैंने 12 ये फ्लैट बुक किया था मैडम, और मैंने 2008 में बैंक लोन लेकर इनको 11,75,625 रुपये दिए हुए हैं। मेरा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। इस बीच में 2-3-4 इनके कॉल आए थे इंस्टॉलमेंट के लिए, तो इन्होंने 24% इंटरेस्ट रेट से पैसा भी लगाया है, पेनाल्टी भी ली है, और आज तक वहाँ कहीं कोई किसी प्रकार का कच्ची रोड के सिवाय कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, और ना वो रहने लायक जगह है। आज भी ये इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे। बिल्कुल जैन साहब, आप कंपनी से फॉलो अप भी करते रहे, कोई जवाब मिला है आपको कंपनी से कि कब देंगे, क्या हो रहा है, कब मिलेगा आपको? हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। वो मना नहीं करते कि नहीं हो रहा है। 2-4 मजदूर लगा दिए हैं, कुछ काम होता है, लेकिन वो जिस गति से काम हो रहा है वो अगले 10 साल में भी रहने लायक कॉलोनी नहीं रहेगी, ये मुझे मालूम है। जब मैं मर जाऊंगा तब ये प्लाट मुझे भी या मेरे बच्चों को जिसको भी मिलना है मिलेगा। मैं तो पेंशन से अभी किस्त दे रहा हूँ उसे। शुक्रिया जैन साहब, हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा। मुंबई के राजेश चंद्र गोयल परेशान है, तो इंदौर के आर.के. जैन, और ये बस 2 नाम लग सकते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो पार्श्वनाथ की इस वादा खिलाफी में फंसे हुए हैं। हमारे पास लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है जहां लोगों ने अपना फुल पेमेंट कर दिया है, लेकिन प्लॉट का इंतजार है, फ्लैट का इंतजार है। पार्श्वनाथ के पास ना कोई जवाब है, ना इनको बताया जा रहा है कि कब मिलेगा आपको अपना प्लॉट, अपना घर। हमने भी पार्श्वनाथ को इन लोगों की शिकायत भेजी, हमें भी इंतजार रहा कि वो हमें जवाब देके कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे कि आखिर वो कब ग्राहकों के साथ हो रही इस मनमानी पर रोक लगाएगी, कंपनी जागेगी और जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन्हें अपना प्लॉट देगी, या एक पुख्ता जवाब देगी कि आज नहीं तो 2 साल बाद हम आपको आपका प्लॉट, आपका घर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्श्वनाथ के जवाब का इंतजार हमें अभी तक है। पार्श्वनाथ ने एकदम चुप्पी साध ली है, ना वो अपने कंज्यूमर से बात कर रहा है, ना वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हमें कोई भी जवाब कंपनी से नहीं मिला है। हम बार बार उन्हें लिखते आए हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों ना आप इनके पैसे ही वापस कर दे, लेकिन कंपनी ने कोई भी जवाब हमें नहीं दिया है। और गोयल जी और जैन साहब, आप अपनी उम्र का तकाजा देकर कंज्यूमर कोर्ट का रुख जरूर करें। आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं और वहां आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी उम्र का तकाजा देते हुए कि इस मामले का जल्द निपटारा हो, क्योंकि आप दोनों ही काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपके केस को जल्दी निपटाया जा सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप केवल हमारे शो के सहारे ना बैठे रहें, बल्कि अपने हक की लड़ाई को जरूर आगे बढ़ाएं। इस तरह अगर आप चुप रहेंगे तो पार्श्वनाथ जैसे डेवलपर्स और ज्यादा बुलंदी से इस तरह की मनमानी करते रहेंगे। वैसे यहां बता दूं कि पार्श्वनाथ के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट का रवैया काफी सख्त हो सकता है। नवंबर के पहले हफ्ते की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में इस कंपनी के खिलाफ 172 केसेस पेंडिंग हैं। सभी शिकायतें दुकानों और फ्लैट के नाम पर पूरा पैसा लेने के बाद पोजेशन न देने के खिलाफ है। यही नहीं, कंपनी का खराब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए नई दिल्ली कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कंपनी के चेयरमैन को एक केस की सुनवाई में जेल भेजने तक की बात कही थी। इसके बावजूद कंपनी कंज्यूमर को अनसुना कर रही है और करती रहेगी जब तक कंज्यूमर एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगा। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद इंदौर के निसान डीलर की चोरी और सीना जोड़ी। नई कार के नाम पर कंज्यूमर को बेची सेकेंड हैंड कार। डीलर तो चुप है, साथ में कंपनी की चुप्पी भी परेशान कर रही है कंज्यूमर को।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। जब आप किसी नामी कंपनी, किसी नामी ब्रांड के ऑथराइज्ड डीलर या ऑथराइज्ड दुकान में उनका प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और आपको यूज किया हुआ सेकंड हैंड सामान मिले, तो इसे बयान करने के लिए मेरे पास सिर्फ दो शब्द हैं, धोखा। और ये आरोप लगा रहे हैं इंदौर के संजय कुमार। इनका आरोप है कि निसान कंपनी के डीलर आनंद निसान ने इसी साल फरवरी में नई कार के नाम पर उन्हें सेकंड हैंड यूज्ड कार थमा दी है। एक ऐसी कार जो आनंद निसान पिछले साल दिसंबर में किसी और को बेच चुका था। चौंकाने वाली बात यह है कि संजय को ये बात कैसे पता चली और उनकी शिकायत के बाद निसान ने कोई कदम नहीं उठाया, चुप्पी साध ली और ऐसा रवैया अख्तियार किया जिससे लग रहा है कि उससे कंज्यूमर की कोई फिक्र नहीं है। मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार। संजय जी, आपको कैसे पता चला और आपके पास पूरे कागजात है, पेपर्स हैं जो ये साबित कर देंगे कि ये कार सेकंड हैंड थी। मुझे बताइए, आपने कैसे तहकीकात की अपने स्तर पर? आपको क्यों लगा कि इसको पता करना चाहिए कि ये कार पुरानी मुझे कैसे मिल गई है? प्रियंका जी, मेरे जैसे साधारण कंज्यूमर को वॉइस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीएनबीसी आवाज के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है जो कि कई हजारों कस्टमर्स के साथ पूरे इंडिया में हो रही है। उसमें पहली धोखाधड़ी ये थी कि मैंने 2014 में जब कंपनी के डीलर से संपर्क किया, मैं 2014 मॉडल की निसान टेरेनो खरीदना चाहता था और उसी का मैंने भुगतान किया। किंतु मुझे जब आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के दौरान ये पता चला कि यह गाड़ी 2013 में बनी हुई है, तो मैंने जब कंपनी से इसकी शिकायत दर्ज की तो कंपनी ने बड़ा ही अपमानजनक व्यवहार किया और मेरी बात पे जरा भी ध्यान नहीं दिया और किसी तरह का संपर्क भी एक हफ्ते तक नहीं किया। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और उसके बाद मैंने क्रिमिनल एफआईआर लॉन्च की, जो कि इसको भी मुझे 2 हफ्ते का समय लगा और डीआईजी जो हमारे इंदौर के हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद और पुलिस से निरंतर फॉलोअप करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसमें भी प्रथम दृष्टया इसे सही पाया गया। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये जो गाड़ी मैंने खरीदी थी, ये गाड़ी ये किसी और ग्राहक को दिसंबर में ऑलरेडी बेच चुके थे। और जब मैंने इसकी और तहकीकात की तो मुझे इसके दस्तावेज भी मिले, उसके प्रमाण भी मिले और ये जब सब चीजें मैंने निसान कंपनी के अधिकारियों को बताई तो न तो डीलर से मुझे किसी तरह का न्याय मिला और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो जापानीज कंपनी है निसान, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज में से है, उसने 10 महीने के पीरियड में अभी तक मुझसे किसी भी तरह का संपर्क करने का भी कोशिश नहीं किया है। केवल 1-2 ईमेल मुझे भेजी कि आप डीलर से ही संपर्क कीजिए, हमारा और डीलर का संबंध नहीं है और इसके लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप डीलर से संपर्क कीजिए। अपनी जिद पर आरटीओ से सारे वो पेपर इकट्ठा किए जिससे ये पता चलता है कि ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट आपसे छुपाई गई, इसके कागजात आपसे छुपाए गए और आपको एक ऐसे शख्स से भी आपकी मुलाकात हुई जिसने बताया कि उससे ये गाड़ी बेची गई थी, फिर आपको ये गाड़ी बेची गई है। हमने भी ये मामला निसान के सामने रखा है। निसान की बेरुखी अभी तक जारी है, लेकिन क्या पहरेदार ने जब मामला उठाया तो क्या निसान से कोई बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ? क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि हम कंज्यूमर से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, आपके माध्यम से इतना जरूर प्रभाव पड़ा कि कंपनी में से एक ईमेल मुझे प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा था कि आप डीलर से संपर्क कीजिए और उनसे आप अपना न्याय प्राप्त कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जिसके प्रति मैं आप कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूं, जो खुद धोखाधड़ी और मेरे साथ जालसाजी कर रहा है, उसी व्यक्ति के पास अगर आप मुझे न्याय के लिए भेज रहे हैं तो ये कौन सा न्याय है? और निसान कंपनी में मैं केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं कि उनके ग्लोबल जो सीईओ है मिस्टर कार्लोस घोष, वहां तक भी मैं लिख चुका हूं और कई बार लिख चुका हूं। पिछले 10 महीने से लगातार संघर्षरत हूं। मेरे ऊपर कई तरह के दबाव डाले गए, धमकियां दी गई, मुझे शिकायत वापस लेने के लिए प्रेशर डाला गया और पुलिस की कार्रवाई में भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई 10 महीने बाद, जबकि मैं सारे पुख्ता प्रमाण पत्र महीने से संजय कुमार कंपनी से जवाब का इंतजार कर रहे हैं, कंपनी से किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि डीलर ही है वो शख्स जिसने इन्हें एक यूज्ड कार दिया है और कहा जरा आप डीलर से ही सोल्यूशन लीजिए। ये वाकई में कहाँ का इंसाफ है? और मैं आपको बताना चाहूंगी निसान से जो पहरेदार टीम की पूरी बातचीत रही है। 21 नवंबर 2014 को पहरेदार ने संजय कुमार जी का मामला कंपनी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के साथ शेयर किया। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि जवाब देगी। कंपनी से 2 हफ्ते तक हम इंतजार करते रहे जवाब का। 2 हफ्ते के बाद हमने एक मेल के जरिए उनसे पूछा कि आप हमें कब जवाब देंगे। कोई जवाब नहीं आया। फोन के जरिए हमने कई राउंड्स की बातचीत की, कोई जवाब नहीं आया। 5 दिसंबर को जाकर हमें यह दिलासा दिया गया कि हम आपको 2 दिन के अंदर रिस्पांस भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक वो 2 दिन खत्म नहीं हुए हैं। उस दिन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की टीम से हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन
उसके बाद से उन्होंने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया है। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक निसान ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। उनके जवाब का इंतजार है। चुप क्यों है निसान, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें लग रहा है कि संजय कुमार गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो ये साबित करें, और अगर साबित नहीं कर रहे हैं तो संजय कुमार अब इस सिचुएशन में क्या करें, समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान। और बात करते हैं हम अब फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा जी से। विवेक जी, बहुत स्वागत है, हमारे समय निकालने के लिए शुक्रिया। आप इस तरह के मामले देखते आए हैं जिसमें कंज्यूमर एक बड़ी ऑटो कंपनी से लड़ाई लड़ता है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है? संजय कुमार जी के पूरे केस में निसान का जो रवैया रहा है, क्योंकि उनके पास वो कागजात हैं, ये साबित करें कि निसान के डीलर ने इन्हें सेकेंड हैंड कार भेजी है, इनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, मैं इनकी बात सुन रहा था, और जो इनके साथ धोखाधड़ी हुई है ये पहली बार ऐसा इस देश में नहीं हुआ है। मेरे पास और ऐसे कई केसेस हैं जहां पर दूसरी कार कंपनीज ने भी बड़े लार्ज स्केल में इस प्रकार की धोखाधड़ी की है। फॉर इंस्टेंस, हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक टाटा के अगेंस्ट एक सिमिलर केस लेके गए थे जी। अब समय आ गया है कि कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए टू ब्रिंग इन अ रेगुलेटर जिनके पास ये कंप्लेंट जा सकती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल कब तक कंपनी को चिट्ठी भेजता रहेगा, ईमेल भेजता रहेगा, और जिस प्रकार की संजय जी को जवाब मिल रहा है कि आप उनके पास जाओ जो कि खुद ही ये सब कर रहे हैं। जो डीलर जो गलत कर रहा है, आप उनके पास इनको भेज रहे हो कि आप जाके अपनी प्रॉब्लम उनसे सॉल्व करो। कहाँ से सॉल्व होगी, वो क्यों करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये जो रेगुलेटर की कमी है ऑटो सेक्टर में, ये काफी लंबे समय से सता रही है भारत में। स्पेशली अब नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ गई हैं, लेकिन कंज्यूमर को इंसाफ देने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है इन कंपनियों का। एक रेगुलेटर की कमी खल रही है और वक्त आ गया कि इसे बनाया जाए। क्यों विवेक जी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, क्रिमिनल एक्शन में क्या होता है, आप कोर्ट जाते हो, FIR लॉन्च करते हो, ट्रायल होता है, उससे कंपनी को व्यक्ति एक केस फेस करना पड़ता है। वो भी केस ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑटो कंपनी को कोई बताया जाता है कि आप 7 के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, वो गलत है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर कॉम्पनसेशन आप लेने जाओगे, आपको कॉम्पनसेशन चल मिल जाएगा, तो उस पर ये प्रैक्टिस कैसे ठीक होगी? बिल्कुल। ओवरऑल इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, इस पर नजर रखने की सख्त जरूरत है। लेकिन विवेक तनखा जी, आपको जोड़ने का एक मकसद था कि हम संजय कुमार जी को भी आगे का रास्ता बता पाएं। ऑटो सेक्टर में जिस तरह की कमियां वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन संजय जी के लिए क्या कदम आप सुझाना चाहेंगे इस जंक्शन में? मैं चाहूंगा कि संजय जी अपार्ट फ्रॉम ऑल द लीगल एक्शन जो ले रहे हैं, क्रिमिनल लें, सिविल लें, कंज्यूमर कोर्ट में जाए, ये सब तो करते रहे। एट द सेम टाइम इनको गडकरी जी को एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि अब एक न्यू लॉ आ रहा है इंडिया में मोटर व्हीकल्स का, जिसमें ये रेगुलेटर का कंपोनेंट आ जाए तो लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अपने एक्ट में रेगुलेटर को स्टैट्यूटरी अधिकार नहीं देगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्योंकि एक इंडिविजुअल कहाँ जाएगा? क्या एक पुलिस ऑफिसर किया जाता रहेगा न्याय के लिए? अच्छा, कोर्ट में जाते हो, कॉम्पनसेशन मिल सकता है, वो भी सालों बाद मिलता है। तो इंस्टेंट रिलीफ तो एक रेगुलेटर आपको दे सकते ना, जिसके पास कुछ शक्ति होगी अंडर लॉ टू डील विद ऑटोमोबाइल कंपनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे जुड़ने के लिए। साफ तौर पर विवेक तनखा बोलते हुए कि आप अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई तो जरूर लड़िए, कंज्यूमर कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए, लेकिन एक सिस्टम में जो लूप होल मौजूद है उसे कहीं ना कहीं मीट करने की जरूरत है। और पहरेदार भी यही सवाल पूछता है कि जो सिस्टम में कमियां हैं, क्या उनको अब दूर करने का वक्त आ गया है? और सरकार नई सोच के साथ, नई मैंडेट के साथ है, ये वो कर सकती है अगर चाहे तो। कंज्यूमर की सुध लेना सरकार को अब पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऑटो कंपनियां मुंह बाय खड़ी हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं है कंज्यूमर की। निसान हो या फिर हम इससे पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर की बात कर रहे हैं, जितनी बड़ी कंपनी उतनी ज्यादा एरोगेंस नजर आती है कंज्यूमर को हैंडल करने के तरीके में। पहरेदार में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।